हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ऑर्बिट ऑफ आईएएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़ को। हमने अब तक 30 क्वेश्चन कर लिए थे और 31 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो कृषि खाद्य प्रणालियों में लगी महिलाओं और जलवायु के परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में बताना है। तो आंसर आपको दिख ही चुका होगा, हमें फिलहाल रिवीजन के तौर पर देखना है। तो कृषि जो खाद्य प्रणालियाँ हैं आपकी व्यक्तिगत और गतिविधियाँ और संसाधन के नेटवर्क और खाद्य उत्पादन प्रसंस्करण वितरण उपभोग करते हैं। ठीक है, उपभोग करते हैं। और दूसरा राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 15 अक्टूबर प्रतिवर्ष, ठीक है, भारत में मनाया जाता है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन में जल श्रम और प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ जाती है अगर जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो, जैसे कि महिला किसानों पर कार्य या बोझ बढ़ जाता है। तीनों बातें इसमें सही हैं, आपका नीचे दिख ही रहा होगा। ओके, हमें याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं। तो पहली चीज़ है आपका कि प्रति वर्ष भारत में जो है 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो है आपकी जो कृषि खाद्य आपकी प्रणालियाँ हैं उसमें व्यक्तिगत गतिविधियाँ और संसाधन का नेटवर्क है, ठीक। और उसके बाद आपका आता है जो जल श्रम, जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो उसमें जल और श्रम प्राकृतिक संसाधन की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। घरेलू देखभाल कर्तव्यों का पालन करने वाली जो महिलाएं होती हैं उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी का एक बोझ बढ़ जाता है। जैसे महिलाओं में किसानों को भी बदलते मौसम में अपना पैटर्न, वर्षा के पैटर्न के अनुरूप मतलब ढालना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग उसको बदलना पड़ता है। तो नई फसलें, तकनीक, प्रथाएं अपनाने या फिर अन्य क्षेत्रों में पलायन करने पड़ सकता है। उसके बाद है कि जमानत से संबंधित CRP के मतलब नीचे जो कथन दिया है आपका जमानत से रिलेटेड है। तो जमानत से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बताइए। तो पहला बोला CRPC जो है जमानती और गैर जमानती अपराधों के बीच अंतर करती है। आपको आपने पढ़ा होगा उससे पहले तो आपको पता होगा। उसके बाद है मनमाने ढंग से उल्लंघन के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 1969 की विधि आयोग की रिपोर्ट के सुझाव के बाद CRPC की धारा जो है आपकी 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है ये देखेंगे। तो सी, दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी CRP, ये आपको याद रख लेना है। CRPC जो है आपका जमानतीय और गैर जमानती अपराधों के बीच अंतर बताती है, ठीक। दूसरा 1960 में जो आपका विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार CRPC की धारा जो है आपका 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया था। अब देख लीजिए जमानत के बारे में क्या बताया है। तो दंड संहिता जो आपकी प्रक्रिया संहिता जो है आपकी गैर जमानत और जमानतीय के बारे में अंतर जो है अपराध के बीच में अंतर कर रही है। नेक्स्ट जो है ये 3 प्रकार की जमानत की परिभाषित की गई है यहाँ पर। धारा जो है 437 के तहत नियमित जमानत, अंतरिम जमानत और फिर आपका अल्पकालिक जमानत, ठीक। तो नियमित और अग्रिम जमानत आवेदन जो न्यायालय के समक्ष लंबित हो। धारा 439 के तहत अग्रिम या पूर्व गिरफ्तारी जमानत दी जाती है, यानी कोई भी चीज़ अगर है तो वो अपना पहले जमानत ले लेता है गिरफ्तारी होने की आशंका अगर उसे है। तो CRPC की धारा जो है 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान तब पेश किया जाता है जब 1969 में 41वें विधि आयोग की रिपोर्ट में एक ऐसे उपाय की आवश्यकता की सिफारिश की गई थी जो किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मनमाने उल्लंघन से बचाता है, ठीक है। जैसे कि राजनेता अपने विरोधियों को झूठ मामले में हिरासत में लेते हैं तो वो क्या करता है उससे पहले अपनी एक एडवांस में अग्रिम जमानत ले लेता है। उसके बाद है धारा 438 के तहत जो है अग्रिम जमानत दी जा सकती है जब व्यक्ति किसी के पास या विश्वास करने का कारण हो कि गैर जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस धारा के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय या फिर गैर जमानती अपराधों के लिए अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए किसी भी गिरफ्तारी की आवश्यकता या आशंका यानी नहीं होती है, ठीक। FIR दर्ज जो है वास्तविक गिरफ्तारी नहीं हुई है या FIR नहीं हुई है उससे पहले ही वो व्यक्ति जो है अपनी जमानत करा लेता है। उसके बाद आपका है बायस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन क्या है। तो बायस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ये इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, नए करंट से बिल्कुल रिलेटेड, तो वो दिक्कत हम लोगों को करते हैं। तो उसके लिए है कि समापन जो सत्र में जो है टुगेदर फॉर द एवरीवन ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट पर जोर दिया गया था।
यानी जब एंड हो रहा था सत्र का, यानी जो इसका एक शिखर जो समिट है इसका जो एंड हुआ, तो ये इस पर जोर दिया गया है। और ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस दक्षिण का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने किया, जिसका उद्देश्य ज्ञान कोश और थिंक टैंक के रूप में कार्य करके विकासशील देशों में सहयोग को बढ़ावा देना है। देखते हैं क्या बात, दोनों बातें सही हैं, ये गलत। देखिए बी वाली बात जो है आपकी ठीक है, और पूछा क्या है क्या सही है, ये भी ध्यान रखना है क्या सही है क्या गलत है, ये पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर हमें देना है। तो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस, ठीक है, दक्षिण इस पहल का जो उद्घाटन है भारतीय प्रधानमंत्री ने किया, जिसका उद्देश्य ज्ञान कोश और थिंक टैंक के रूप में कार्य करके विकासशील देश के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर क्या है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन जो है अपने भारत ने हाल ही में वर्चुअल तरीके से आयोजित अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन संपन्न किया। यह शिखर सम्मेलन जो है जनवरी 2023 में उद्घाटन शिखर सम्मेलन के संपन्न हुआ है, जो कि राष्ट्रों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने तथा ग्लोबल साउथ में अपने नेतृत्व को सशक्त करने की बात की एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सत्र का जब उद्घाटन हुआ तो उसमें टुगेदर फॉर द एवियन ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट, यानी जो वहाँ पर लास्ट की बात कर रहा था वो पहले वो बोला गया है, टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ और विद एवरीवन ट्रस्ट पर केंद्रित था। लेकिन जब समापन हुआ तो ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर पर जोर दिया गया। ठीक, ये वाला कथन। उसके बाद ग्लोबल साउथ ऑफ एक्सीलेंस दक्षिण में भारत पहल जो भारतीय प्रधानमंत्री ने किया और उसका उद्देश्य ज्ञान कोश आपने पढ़ी रखा है ऊपर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक, मूलतः इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष रूप से चीन में इसकी उच्च बाजार मांग के कारण से सी गोल्ड के उपनाम से भी जाना जाता है, ये दिया गया है। इसमें आर्थिक मूल्य के अलावा स्वास्थ्य लाभों के लिए भी बेशकीमती हैं। ठीक है, लाभ भी उसके बेशकीमती हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, और इसकी कोलेजन सामग्री झुर्रियों को रोक कर त्वचा के स्वास्थ्य में सहायता करती है। इससे प्राकृतिक एंटीजन एजिंग प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और अतिरिक्त माना जाता है कि मौजूद ओमेगा 3 मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास को भी क्या है शिशुओं में IQ को बढ़ाती है। तो ये कौन सी मछली है, तो ये है घोल मछली। ठीक, घोल मछली क्या है, आप इसका एक विवरण पढ़ लीजिए। घोल मछली जो है भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है। प्राकृतिक वास की बात करें तो फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर तक। आर्थिक में चीन में घोल मछली की चीन और एशियाई देश में बहुत मतलब बड़े लेवल में मांग है, और घोल मछली जो उच्च बाजार मूल्य के कारण से सी गोल्ड भी कहते हैं, और मांस जो है इसका यूरोप और मध्य पूर्वी देशों में निर्यात किया जाता है। और हायर, जबकि ड्राई एयर ब्लैडर की विशेष रूप से चीन में मांग है। ओके, और इसका लाभ क्या है, तो आंखों के लिए मतलब रोशनी के लिए काफ़ी लाभदायक है। उम्र के साथ जो बढ़ने के कारण झुर्रियाँ होने लगती हैं उन्हें रोकती है, और कोलेजन की जो मात्रा झुर्रियों को रोकती है आपको बता दिया। त्वचा के लोच को भी बरकरार रखती है। ठीक है, और मस्तिष्क कोशिकाओं में विकास के लिए, यानी जो उनका IQ लेवल है बच्चों में, ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ाकर इंटेलिजेंस कोशेंट को बढ़ाती है। उसके बाद है कोलकली के विषय में बताइए। तो कोलकली क्या है, मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूँ। कोलकली में प्रत्येक कलाकार छोटी छोटी छड़ियों में घूमते हुए विशेष कदमों के साथ लयबद्ध तरीके से घेरे में चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कोलकली, केरल के मालाबार क्षेत्र की एक लोक कला सेंट थॉमस यानी यीशु मसीह के शिष्यों में से एक भारत के आगमन की स्मृति में प्रदर्शित की जाती है, जो कि 52 ईस्वी में केरल के तट मुजिरिस कैग्रानोर में उतरे थे। ठीक है, लगभग 200 वर्ष के इतिहास के साथ कोलकली जो है कला के बारे में कहा जाता है कि कलारी पयट्टू के तत्व शामिल हैं इसमें। केरल और तमिल में जो है एक प्रचलित मार्शल आर्ट है। तो ये केरल और तमिलनाडु में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है, और जो प्रत्येक कलाकार छोटी छोटी छड़ियों को जो है घुमाते हुए विशेष कदमों के साथ लयबद्ध बनाए रखते हैं और घेरे में चलते हैं। और जैसे संगीत जो है पिच उसका बढ़ता है, प्रदर्शन के चमत्कृष तक पहुंचने तक गति जो बढ़ती जाती है, और जैसे नृत्य आगे बढ़ता है घेरा भी फैलता और कम होता जाता है। फिर NI के बारे में पूछा है कि NI क्या है आपका। NI के बारे में सुना होगा, इस समय न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है। NI जो है भारत का एक सरकार की एक संघीय एजेंसी जो आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संबंधित अपराधों की जांच एवं मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद 2009 में NI जो है एक्ट 2008 के तहत
की गई थी और गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है। एनआईए के पास जो है राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों के से प्राप्त जो है आतंकवाद से संबंधित जानकारियों की जांच करने की शक्ति है। तो तीनों बातें इसकी कुल मिलाकर ठीक हैं। देखिए एनआईए के बारे में क्या है, तो ये आतंकवाद उग्रवाद जैसे कि मामलों की जांच करता है, मुकदमा चलाता है, ठीक है, जिम्मेदार है। और दूसरा फिर 2008 में मुंबई आतंकवाद, जो 2008 में मुंबई में आतंकवाद का हमला हुआ था उसके बाद इसे बनाया गया था। 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत बनाया गया था और गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। उसके बाद एनआईए जो है 2008 में संशोधित हुआ और 2019 जुलाई 19 में जो है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम जो पारित कर दिया गया। फिर एनआईए के पास जो है राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति है, ठीक। और सरकारों की पूर्व अनुमति की प्राप्त किए बिना, मतलब अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बगैर भी कर सकता है। फिर यहाँ पर बोला है कि आधार तथा आधार प्रमाणीकरण के संबंध में कदम है। आधार से रिलेटेड है। आधार भारत की ओर से एक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है और नंबर भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं, ये आपको पता है। आधार नंबर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है जो कि जीवन भर वैध रहता है। और आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया है, इसके द्वारा आधार संख्या के साथ जनसांख्यिकीय और व्यक्ति की बायोमेट्रिक सूचना जानकारी सत्यापन के लिए जो है यूडीआई के सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी को भेजी जाती है। तो इसमें दो बातें ऊपर की आपको पता होगी, नीचे वाली बात कुल मिला के आपको यूडीआई जो है इससे रिलेटेड और थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन लगता है। ये बात तीनों जो है यहाँ पर सही आपकी, इसमें क्या बोला है कि सही नहीं है, तो तीनों बातें सही हैं, दैट मीन कि डी आंसर होगा, कोई भी बात इसमें जो है गलत नहीं बोली गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला ऑप्शन पढ़िए। देखो 12 अंकों की पहचान संख्या होती है। दूसरी बात ये जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है, ठीक। और नेक्स्ट है कि जिसका लाभ से प्रत्येक निवासी वर्तमान दस्तावेज के बावजूद उठा सकता है। और दूसरा इसमें द्वारा जो आधार संख्या के सांख्यिकी जैसे कि नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि की बायोमेट्रिक सूचना होती है। और यूडीआई जो है आपका सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा डिपॉजिटरी को भेज देती है, ठीक। इसके आधार पर सूचना के आधार पर जो विवरण शुद्धता उसकी जो परख करके बताता है, ठीक। तो इस प्रकार से ही है। फिर पहचान सत्यापित करने हेतु फिंगरप्रिंटिंग, एसएमएस और पास कोड, ठीक है, उपयोग की आवश्यकता होती है। तो अब ई प्राइम लेयर के संबंध में बताना है। तो पृथ्वी के मेंटल के बाहरी हिस्से पर ई प्राइम लेयर नामक एक रहस्यमयी परत पाई गई है और यह परत इसलिए विकसित हुई क्योंकि सतह तक पानी गहराई में गहराई तक प्रवेश कर गया, जिससे कि पृथ्वी के मेंटल में बाहरी क्षेत्र की संरचना बदल गई। और ई प्राइम लेयर्स का महत्वपूर्ण निहितार्थ है कि परस्पर जुड़ी भू रासायनिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है सतह के पृथ्वी के चक्र में और पृथ्वी के क्रोड को जो है आपका जोड़ती है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको यह बता दूं कि ये मेंटल में नहीं, अभी क्रोड से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कौन सा सही है ये पूछा है, ये भी दूसरा और पहला तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आंसर दे रहा है। ये डी आंसर में कोई भी सही नहीं है क्योंकि ये मेंटल से रिलेटेड नहीं है। तो जर्मनी में ऑर्गन नेशनल लैब के एडवांस फोटोन सोर्स एंड डाइजेस्ट इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के पेट्रा थर्ड में किए गए एक शोध के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक कोर के बाहरी हिस्से पर ई प्राइम लेयर नामक एक रहस्यमयी परत पाई गई है। किसमें? ये ध्यान रखना, पृथ्वी के आंतरिक कोर में बाहरी हिस्से पर, आंतरिक कोर के आउटर लेयर पर ई प्राइम लेयर नामक एक रहस्यमयी परत पाई गई है। और ऐसा इसलिए हुआ कि सतह पर जल जो है भूमि में गहराई तक चला गया, जिससे तरल धातु जो है क्रोड के बाहरी क्षेत्र की रचना बदल गई। और वैज्ञानिक के शोध एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में उजागर करते हुए उन्होंने उच्च दाब के तहत उप प्रवाहित जल को क्रोड सामग्री के साथ संपर्क में आना जो एक शामिल है। उसके बाद उन्होंने बताया कि परिणाम क्या हुआ है। तो क्रोड में जो है उच्च हाइड्रोजन सामग्री और निम्न सिलिकॉन स्तर की विशेषता वाली एक अलग परत निर्माण होता है, जिससे एक पतली परत जैसी संरचना का निर्माण होता है। और खोज पहले की तुलना में अधिक जटिल वैश्विक जल चक्र का सुझाव देती है, ठीक। और यह परस्पर जुड़ी भू रासायनिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है। तो ये आपका जो है रिलेटेड जो है आपका क्रोड आपका यानी कह सकते हैं आंतरिक उसके क्रोड से रिलेटेड है। फिर भारत में निम्नलिखित विधायी ढांचा ग्रामीण लोगों के लिए आय प्रदान करती है। तो मनरेगा हो गया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हो गया, नेशनल
करियर सर्विस परियोजना हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसमें ये चारों के चारों आपके सही है। बाकी इसमें कुछ और भी दिए हैं, यहाँ पर दे रखा है आपका कि ग्रामीण आर्थिक व्यवधान 21-22 के दौरान जो है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रोजगार आय के स्तर को प्रभावित करने वाली कोविड-19 महामारी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वित्तीय वर्ष जो है 22-23 में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दर ब्याज दरों में ग्रामीण मांग को काफ़ी हद तक बाधित कर दिया था। इस कारण से रोजगार के अवसरों को आय स्थिरता पर भारी प्रभाव पड़ा। संबंधित पहले कौन थी? पहले जो है आपके मनरेगा हो गई, और फिर आत्मनिर्भर रोजगार भारत रोजगार योजना हो गई, फिर नेशनल करियर सर्विस परियोजना हो गई, फिर दीनदयाल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, फिर आपका ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण आपका संस्थान हो गया, और फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई। तो ये आपको याद रख लेनी है। फिर नेक्स्ट है आपका एमी अवार्ड के संदर्भ में। तो एमी अवार्ड टेलीविज़न और उभरते मीडिया प्रदर्शन को उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के विपरीत एमी पुरस्कार का उद्देश्य विशेष रूप से टेलीविज़न में उपलब्धियों को मान्यता देता है। ठीक, और फिर प्राइम टाइम्स एमी डे टाइम के प्रसारित उत्कृष्ट अमेरिकी शो को मान्यता देता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ठीक है। बी, आपके दो ऑप्शन जो है इसके ठीक है। तो दो ऑप्शन में देखो, पहले तो एमी जो अवार्ड है वो टेलीविज़न में उभरते मीडिया प्रदर्शन से उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। पहला बिल्कुल ठीक है। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के विपरीत एमी पुरस्कार का उद्देश्य विशेष रूप से टेलीविज़न में उपलब्धियों को मान्यता देता है। नेक्स्ट, एमी शब्द का कोई भी विशिष्ट अर्थ नहीं है। एमी जो शब्द है उसका विशिष्ट अर्थ नहीं है, ये पुरस्कार के नाम के रूप में कार्य करता है। मूल रूप से यह शब्द एमी था, जो कि टेलीविज़न में तकनीक विकास में महत्वपूर्ण इमेज ऑर्थोकॉन कैमरा ट्यूब से लिया गया था, और इसे जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसे इमी शब्द को एमी के रूप में संशोधित किया गया, जो कि विज्ञान इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठाते हुए दर्शाई गई कला की देवी का प्रतीक है। और ये इसके प्रकार भी बताए हैं इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड के अलावा जो है विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शो के लिए एमीज की अतिरिक्त श्रेणी जैसे कि एमीज के रूप में पहचाना जाता है। प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स ऑनर टेलीविज़न शो केवल अमेरिका में निहित होते हैं, जो कि प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित होते हैं। फिर डे टाइम एमी अवार्ड जो डे टाइम के दौरान प्रसारित उत्कृष्ट अमेरिकी शो को मान्यता देता है। उसके बाद आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिजिटल शोषण की अभिव्यक्ति, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नाबालिग से जुड़ी यौन सामग्री के उत्पादन और वितरण और परिग्रह को संदर्भित करता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जुड़े मामले बढ़े हैं। तो इसमें कथन कौन सा ठीक है? दोनों बहुत ठीक है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपका, इसे आप पढ़ लेंगे एक बार दोबारा से। फिर है निम्नलिखित में से राज्य ने सर्दियों के महीने के दौरान कमला भैंस दौड़ का आयोजन किया। जब किसान अपनी धान की फसल काटते हैं, तो इसमें जो है आपका ये कर्नाटक है। ठीक, कर्नाटक में क्या होता है, कमला एक भैंस दौड़ है जो सर्दियों के महीनों में तटीय कर्नाटक जिलों में उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में तब आयोजित की जाती है, जब किसान अपनी धान की फसल काटते हैं। और दौड़ कीचड़ में जल से भरे 2 समानांतर ट्रैक पर आयोजित की जाती है, जो कि भैंसों की प्रत्येक जोड़ी के पास ट्रैक्टर पर जानवरों को नियंत्रित करने और आदेश देने के लिए जॉकी या फिर उसे कमला धपक भी कहते हैं। प्रत्येक चरण में जीतने वाला टीम जो है चैंपियन बनने तक उच्च राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। फिर नंबर 4 लाइसोजाइम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है, जो कि आंसू, लार, कफ जैसे विभिन्न शारीरिक स्रावों से पाया जाता है, और वायुमार्ग द्रव का प्रमुख घटक भी है, जो कि अमाइलोइडोसिस जैसी व्याधियों पर अध्ययन में एक मॉडल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। तो इसमें क्या उपयोग, दोनों बातें सही हैं। तो लाइसोजाइम और अमाइलोइडोसिस क्या है? तो लाइसोजाइम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है, जो कि आंसू, लार और कफ जैसे विभिन्न शारीरिक स्रावों में पाया जाता है, और बैक्टीरिया के खिलाफ भी शरीर की रक्षा करता है। ठीक, उसके बाद एक एंजाइम विशेष बैक्टीरिया जो कि कोशिका भित्तियों को तोड़ने का कार्य करता है, जो कि उनके विकास को बाधित करता है, और उनके विनाश। और उसके बाद है वायु मार्ग द्रव का प्रमुख घटक भी है,
अमाइलोइडोलिसिस जैसी कि व्याधियों का अध्ययन करने के लिए एक प्रोटीन मॉडल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है और बहु अंग शिथिलता मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन का कारण भी बनता है। उसके बाद अमाइलोइडोसिस जो दुर्लभ स्थितियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो कि पूरे शरीर में विभिन्न अंगों और ऊतकों में अमाइलोइडाइस नामक असामान्य प्रोटीन गुच्छे के संचय की विशेषता है। ये अमाइलाइड्स प्रोटीन सामान्यतः मिस फोल्डेड प्रोटीन से बने होते हैं और हृदय गुर्दे यकृत पीलियाँ जैसे कि सामान्य अंग के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं जो कि मिस फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो कि हृदय गुर्दे यकृत पीलियाँ जैसी अंग में जो है बाधित कर देते हैं और एक प्रकार का नुकसान करते हैं। फिर गुरु तेज बहादुर के संदर्भ में तो इनकी 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेज बहादुर की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। दोनों कथन इसमें ठीक हैं, आप देख लेंगे। तेज बहादुर जो जन्म 21 अप्रैल 1621 अमृतसर में माता नानकी के छठे सिख गुरु जो है गुरु गोविंद के यहाँ हुआ था और उन्होंने मुगलों के खिलाफ बड़ी सेना इकट्ठा किया और फिर उस युद्ध के लिए भी स्टार्ट किया था उन्होंने। फिर 116 में काव्य भजनों में जो है पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल किया गया था। फिर 1675 में जो है मुगल औरंगजेब के आदेश से इनको दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, पंजाब में इन्होंने जो है चक नंद की शहर की स्थापना की थी, बाद में जो आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया था। फिर है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये जो है एक आपका उष्णकटिबंधीय वनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है और साथ ही स्थायी रूप से प्रतिबंधित कानूनी रूप से कटिबंधीय वनों से काटी गई लकड़ी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार और विविधीकरण को बढ़ावा देता है। फिर स्थापना जो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय जो है इमारती लकड़ी समझौता 1983 के तहत की गई है और भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी है। तो इसमें क्या है बातें 1 और 2 सही है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है इसमें, तो देखा जाए तीसरी बात जो है सही नहीं है। तो पहला क्या है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक उष्णकटिबंधीय वनों के टिकाऊ प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। दूसरा है स्थायी रूप से जो प्रबंधित एवं कानूनी रूप से उष्णकटिबंधीय वनों में काटी गई लकड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विविधीकरण को बढ़ावा देता है। पहला कथन ठीक है। फिर ITTO जो की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी इमारती लकड़ी समझौता 1983 के अंतर्गत की गई है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। दूसरा कथन भी ठीक है। और भारत समेत 75 देश शामिल हैं। भारत समेत जो 75 देश शामिल है और इसके विश्व में जो है 80% उष्णकटिबंधीय प्रबंधन करने के साथ साथ 90% वैश्विक उष्णकटिबंधीय लकड़ी का व्यापार के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसमें पहला क्या बोला था, भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं, ये बोला था, तो ऐसा नहीं है। फिर है ये विचार कीजिए उत्तर से दक्षिण जब क्रम में बताना है तो हमारा सबसे पहला आपका हो जाएगा कि बैरनद्वीप और उसके बाद फिर लिटिल अंडमान निकोबार, फिर लिटिल अंडमान द्वीप, फिर कार निकोबार द्वीप, फिर आपका गैलाथिया खाड़ी और फिर इंदिरा पॉइंट। तो इसका डी आंसर है, ये आप देख सकते हैं, रट्टा मान लीजिए, बैरनद्वीप, लिटिल अंडमान द्वीप, फिर कार निकोबार द्वीप, फिर गैलाथिया खाड़ी, फिर इंदिरा पॉइंट। ओके, उसके बाद ये आपका आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा से संबंधित बताना है। तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देना है जो सार्वजनिक कार्य संबंधी कुशल मजदूर के लिए तैयार किया जाता है। फिर मनरेगा मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव के अनुसार तय की जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति में वृद्धि को दर्शाती हैं और ये एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है योजना है, सॉरी। तो इसमें जो है डी क्या पूछा था, कौन सी बातें सही नहीं है, तो इसमें सब बातें सही हैं, गलत इसलिए कोई भी नहीं, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है कि मनरेगा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी जो है कार्य की जो गारंटी कार्यक्रम में से एक है और 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, चाहे वो सार्वजनिक कार्य या फिर संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हों। ठीक, उसके बाद मनरेगा मजदूर की दरें जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि
श्रम CPI, ठीक है, AL जो है कि बदलाव के अनुसार तय करती है, और क्षेत्र मुद्रास्फीति में वृद्धि को भी दर्शाती है कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी नहीं। उसके बाद है कार्य का कानूनी अधिकार, ठीक, कार्य का जो है कानूनी अधिकार है जो आपके निर्धनता के कारणों का समाधान करता है। दूसरा, लाभार्थियों कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। मजदूरी न्यूनतम जो है भुगतान जो न्यूनतम मजदूरी का जो 1948 के तहत जो है वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाता है। मांग प्रेरित योजना कैसे है, ये तो मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को 15 दिन के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। फिर निवेश जोखिम न्यूनतम अभिगमन क्या है, तो ये किसी ट्रेडिंग सदस्य स्टॉक ब्रोकर द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में निवेश के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, और इसके उपयोग में पोजीशन और नए ऑर्डर लेने और लंबित ऑर्डर को रद्द करने के लिए किया जाता है, और फिर जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया। तो ये चीज़ आपका जो है बी, यानी केवल इसमें एक ही सही है। क्या पूछा है, क्या सही है, तो एक, तो पहली चीज़ तो इसमें एक सही है, यानी आपका पहला वाला ठीक है, बाकी नीचे के तो गलत हैं। तो देखिए, जो आपका निवेश यानी इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस जो है आपका प्लेटफॉर्म उन जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है जो निवेशकों को उस स्थिति में अनुभव होते हैं कि जब प्राथमिक साइट या फिर आपदा रिकवरी साइट पर तकनीकी गड़बड़ियाँ होती हैं जो ट्रेडिंग सदस्यों को प्रभावित करती हैं। पहला ठीक है। नेक्स्ट बोला है, उद्देश्य निवेशकों को तकनीक खराबी या फिर अप्रत्याशित आउटेज के कारण ट्रेडिंग सदस्य की वेबसाइट अनुपलब्ध होने की स्थिति में जो है आपका इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने ओपन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ द क्लोज करने और पेंडिंग ऑर्डर को रद्द करने का अवसर प्रदान करता है। पेंडिंग ऑर्डर उनको भी रद्द करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक। और ऑर्डर रद्द करना जो अभी भी बकाया है, ना कि नए ऑर्डर को मतलब रद्द करने का नहीं है, केवल जो ऑर्डर पेंडिंग है जो बकाया है उनको। और इसका क्या है, विकास जो है इसका सभी स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर किया, जैसे बॉम्बे स्टॉक हो गया, आपका नेशनल स्टॉक हो गया, कमोडिटी एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स एक्सचेंज हो गया, ठीक है, फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, फिर मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया। संयुक्त रूप से इन सब ने मिलकर किया है, RBI ने नहीं किया है। भारत में कुल कोयला भंडार का 98% और देश का 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना कोयले से आता है, और गोंडवाना कोयला भारत के धातुक्रम ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का निर्माण भी करता है। दोनों बातें एकदम ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको देख लीजिए, इसको पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट 50 पे आते हैं कि भारत के निर्यातक और महालेखा परीक्षक, तो आर्टिकल 148 कैग जो है एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। दूसरा, पद से सेवानिवृत्त होने के या इस्तीफा देने के बाद भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं ले सकता। तो ये बातें क्या है, दोनों बातें ठीक हैं। मेरी बात तो कि भारत निर्यातक जो है नियंत्रक जो है महालेखा परीक्षक जो है आपका भारत सचिव के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, ठीक है। और आर्टिकल 148 के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है, और इससे संबंधित क्या 149 जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों की शक्तियों से संबंधित है। और 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। फिर 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और संसद के प्रत्यक्ष सदन के पटल पर रखी जाएगी। और यह जो है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख संरक्षक है, और इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। एक बार कैग के पद से इसने, ये तो आपको पता है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देख लेना एक बार। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के संबंध में विचार कीजिए, तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक स्तर पर वार्ता के माध्यम से 1992 के अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौते से को प्रशासित करता है। उसके बाद चीनी बाजार में जो संबंधित समस्या का विषय में ज्ञान और समझ बढ़ाने के उद्देश्य से सेमिनार आयोजित करता है। वर्ष 2024 में संगठन की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है। भारत जो है वर्ष 2024 में संगठन की अध्यक्षता करेगा, और चीनी उद्योग के भीतर वैश्विक क्षमता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें डी, यानी सब सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन या इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन लंदन में स्थित है,
और 87 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। 22 के अकॉर्डिंग आंकड़े हैं। और चीनी उत्पादन 87% है। विश्व में चीनी 64% चीनी की खपत होती है। विश्व आयात पर 34% है और 64% चीनी खपत होती है। विश्व आयात जो है 34% है, विश्व निर्यात 92% है। फिर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का स्तर वार्ता के माध्यम से 1992 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौते को प्रशासित करता है। उद्देश्य चीनी से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सुधार के लिए अंतर सरकारी चर्चा पर सुविधा बनाना, बाजार की जानकारी एकत्र करना और प्रसारित करना, चीनी से विस्तारित उद्योग उपयोग, विशेष रूप से गैर पारंपरिक अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना और सेमिनार भी आयोजित करना। वर्ष 2024 के संगठन की अध्यक्षता करने के लिए जो है भारत करेगा और उद्योग इसके भीतर इसकी वैश्विक क्षमता को बढ़ाने के लिए। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस के संदर्भ में विचार कीजिए तो इन्फ्लुएंजा ए और बी दो प्रकार के हैं जो कि लगभग वर्ष महामारी संबंधी मौसमी संक्रमण का कारण बनते हैं। इन्फ्लुएंजा सी जो है मुख्य रूप से कुत्तों और सुअरों में होता है, मनुष्यों में भी कभी कभी होता है। और डी जो है मुख्य रूप से मवेशियों में पाया जाता है। ये अभी तक ज्ञात नहीं है कि मनुष्यों को संक्रमित करता है या नहीं। तो इसमें कौन सा सही है? बी ओनली, 1 और 3 सही है। डी के बारे में भी ये पता नहीं कि ये मनुष्य को संक्रमित करता है या नहीं, लेकिन मवेशियों को करता है। और एक जो है ए बी जो है प्रत्येक बार जो महामारी संबंधी संक्रमण बनाते हैं। लेकिन सी से रिलेटेड देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, ए बी सी। ए और बी 2 प्रकार के होते हैं और इसमें महामारी संबंधी संक्रमण होता है। सी जो मुख्य रूप से मनुष्यों में होता है, लेकिन कुत्तों सुअरों में भी इनके होने के जाना जाता है, ठीक। और डी जो है मुख्य रूप से मवेशियों में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में अभी भी कोई इसकी कारण का पता नहीं लगा है। फिर एवियन जो इन्फ्लुएंजा जो है आपका वायरस ए, टाइप ए को उनकी सतहों में जैसे 2 प्रोटीन के आधार पर वर्गीकृत किया है, HA और फिर NA। तो इसके लगभग उप प्रकार भी हैं, 18 HK और 11 HNA के। तो ये प्रोटीन होती है 5H5N1 H7N2 ये, और ये केवल चमगादड़ों में पाए गए हैं। चमगादड़ में केवल जो पाए गए हैं उप प्रकार वो H17 H10 और H18 N11 को छोड़कर। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सभी प्रकार जो पक्षियों में पाए जाते हैं, ए वाले जो है उसके पक्षियों को संक्रमित करते हैं। फिर दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता IBC जो है 2016 के संबंध में विकसित कथनों विचार कीजिए। IBC जो है कंपनियों और व्यक्तियों के बीच दिवालियेपन के समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया को प्रदान करता है। दूसरा, संहिता पहले की समाधान प्रणाली से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ जो है दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी डाल देती है। यानी जो आपकी संहिता जो पहले से प्रणाली जो थी उससे अलग है, जिसमें कि कॉर्पोरेट देनदार जो देने वाला है के खिलाफ जो है दिवाला समाधान जो प्रक्रिया के रूप में जो है जिम्मेदारी उस पर डाल देता है। तो ये इस पर दोनों बातें ठीक हैं, आपको देख लेना है, ठीक। यही वही बात यहाँ पर वीडियो यानी मेन चीज़ है, आप देख लीजिए। और पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी यह विद्युत आवेश है जो कि लागू यांत्रिक तनाव के जवाब में कुछ ठोस पदार्थों में जमा हो जाता है। और पीजो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है ध्वनि के उत्पादन और उच्च वोल्टेज बिजली के उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रूप में भी किया जाता है। और पीजो इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिवर्ती प्रक्रिया जो यानी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रदर्शित करने वाली सामग्री रिजर्व पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी प्रदर्शित करती है। तो इसमें सी आपकी तीनों बातें सही हैं, ठीक। ये सेम कंडीशन है यहाँ पे इसको। फिर विशेष श्रेणी का दर्जा जो है भारतीय संविधान 5 अनुसूची में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान शामिल है। और पहली बार 1999 में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को प्रदान किया गया था। और इसी दर्जे में भिन्न है। SCS जो विशेष दर्जे से भिन्न है, जो कि उन्नत विधायी और राजनीतिक विधायी प्रकार है, जो कि SC केवल आर्थिक और वित्तीय पहलू से संबंधित है। तो इसमें 2 बातें सही हैं, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, पहली बात जो है SCS भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित एक वर्गीकरण है। संविधान SCS के लिए कोई प्रावधान नहीं करता। तो ये आपको याद रखना है, संविधान जो है SCS के लिए कोई प्रावधान नहीं करता। वर्गीकरण बाद में जो है 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है। पहली बार जो 1969 में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को दर्जा प्रदान किया गया था। और विशेष दर्जे में भिन्न है, विशेष दर्जा जो होता है उससे भिन्न है कि उन्नत विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि
एस केवल आर्थिक और वित्तीय। यहाँ पर विधायी और राजनीतिक अधिकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थिक और वित्तीय पहलुओं के संबंधित हैं। फिर ILO क्या है आपको पता होगा। रिपोर्ट इस बात पर जोर देता है कि कार्य संबंधी दुर्घटना और बीमारियों से होने वाले मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में अधिक प्रचलित हैं। घातक व्यावसायिक आघात एक सांख्यिकीय माप है जिसका उपयोग कार्य संबंधी दुर्घटना आघातों के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों की संख्या जो निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों बातें ठीक हैं। तो अब देखें आपका जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉल फॉर सेल्फ एंड हेल्दियर वर्किंग एनवायरनमेंट शीर्षक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें कार्य संबंधी दुर्घटनाओं और बीमारियों से रिलेटेड मौतें जो है एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अधिक हैं। ठीक, और फिर घातक व्यावसायिक आघात दरों के कारण खनन, उत्खनन, निर्माण उपयोगिता वाले क्षेत्रों में विश्व में खतरनाक क्षेत्रों के रूप में पहचान है। और फिर ये आपका दुर्घटना आघात पर होने वाली मौतों की संख्या निर्धारित करने की संख्या। और फिर भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में अभ्यारण्य दक्षिण पूर्व एशिया में पहले नाइट स्काई अभ्यारण्य की आगामी स्थापना की गई है। तो आपका ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य पहला ए। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है सूचना का अधिकार क्या है। तो 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसमें मान्यता देता है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार नहीं देता। तो ये इसका ऐसा कह रहा है। दूसरा कहना कौन सा सही है। ठीक, तो इस अधिनियम के तहत आवेदक को सूचना प्रक्रिया में 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाती है। और RTI तो A58 का जो A कह रहे हैं, तो देखा जाए तो आर्टिकल 5 RTI जो अधिनियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक तो इसका जो मौलिक अधिकार नहीं है वो कहते हैं कि है। ठीक, नींव जो है आपका संविधान की अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लॉज A 1 और A में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। और RTI 2002 को अधिनियम को बदल दिया गया था। संवैधानिक समर्थन की बात करें तो यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात कर रहा था, तो पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 19(1) जो है व्युत्पन्न RTI अधिनियम जो मौलिक अधिकार माना जाता है कि राजा नारायण बनाम भारत उत्तर प्रदेश को दर्शाया गया है। फिर समय अवधि की बात करें तो सामान्य तौर पर आवेदक को जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 30 दिनों या फिर 48 घंटों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। यह बिल्कुल बात सही है। वहाँ पर 15 दिन की बात कर रहे हैं, वो गलत हो गया। हाल ही में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 44(3) और RTI अधिनियम धारा 8(1) और J को संशोधित किया गया, जिसमें कि व्यक्ति जानकारी के प्रकटीकरण से छूट मिल गई है। ठीक, और बाकी फिर नासा के साइकी मिशन। तो मिशन का उद्देश्य बृहस्पति और मंगल से रिलेटेड है। नासा डीप स्पेस और ऑप्टिकल्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो दूसरा इसमें ओनली ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे कि साइकी मिशन में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो साइकी यानी कि शुद्र ग्रह पर अन्वेषण के लिए रखा गया है। और साइकी दुर्लभ मृदा तत्व से समृद्ध शुद्ध ग्रह है, इसके बारे में माना जाता है। ठीक है, और प्रारंभिक ग्रह जो है मुक्त रूप से निकल आयरन क्लोराइड से बना हुआ है। दूसरा साइकी जो है नासा के डीप स्पेस ऑप्टिकल्स कम्युनिकेशन ट्रांसवीवर सुसज्जित नवीन अंतरिक्ष यान है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिकल केबल के संबंध में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ऑप्टिकल फाइबर के भीतर प्रकाश के गमन का आधार बनती है। और फाइबर ऑप्टिकल केबल कॉपर केबल की तुलना में शोर और विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के प्रति बहुत कम संवेदनशील होती है। ये वास्तव में इतना कुशल है कि ज़्यादातर मामलों में 99.7% सिंगल राउटर तक पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन में तीनों बातें जो है इसमें सही बोली गई हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कांच के बने पतले बेलनाकार पाइप होते हैं जिनका व्यास सामान्यतः मानव बाल के बराबर होता है, मानव का बाल जो है। और तंतु में पाठचित ऑडियो वीडियो फ़ोन कॉल्स डिजिटलीकृत किए जा सकने वाले सभी डेटा को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रकाश गति से अत्यधिक दूरी तक प्रसारित किया जा सकता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो सिद्धांत है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो ऑप्टिकल फाइबर के भीतर प्रकाश के गमन का आधार बनती है। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका ये आपको दिख ही रहा है। और सिंगल एनकोडिंग क्या है, सूचना को तेजी से चमकती प्रकाश स्पंदन और पल्स के रूप में ऑप्टिकल सिग्नल में एनकोड किया जाता है, जो आमतौर पर बाइनरी संख्या यानी 0 और 1 से प्रतिनिधित्व किया जाता है। हाई स्पीड गति 10 Gbps की। ओके, और इस प्रकार से ये देखिए ये वाली लाइन जो अधिक
बैंडविड्थ का मतलब यह है कि फाइबर तांबे के तार की तुलना में कहीं अधिक दक्षता के साथ जानकारी वहन कर सकता है। ठीक, फाइबर जो केबल है। तो मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रायल्स क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक स्वतंत्र सत्यापन मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो के विकल्प के रूप में तैयार किया गया है और मतदान को यह सत्यापित करने में मदद करती है इसका उनका मत इच्छित उम्मीदवार को किया गया है। ठीक, तो इसमें ये देखते हैं कौन सा ए, यानी 1 और 3 ठीक है। 1 और 3 में बोले तो पहला वाला ठीक है कि ये एक वोटिंग मशीन से जुड़ी स्वतंत्र जो है सत्यापन प्रिंटिंग मशीन है। ठीक, दूसरा बात बोला है कि वोटर मशीन का बटन दबता है तो उसमें मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के नाम और प्रतीक के साथ पर्ची निकलती है, जो विकल्प नहीं है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है, मतलब ये वाली बात सही है। इसमें क्या बोल रहे हैं दूसरे में कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन विकल्प देकर तैयार किया गया है, नहीं। ठीक, नेक्स्ट जो है मशीन मतदाताओं को यह सत्यापित करने में मदद करती है कि उनके वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है। ठीक, ये वाली बात, तो ये आपको याद रखना है। और मशीन में जब ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी पर्ची तो आप एक आवाज़ बीप सुनाई देगी। फिर संपीडित जो कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है? तो ये कार्बनिक एरोबिक की बात नहीं, यहाँ पर एनारोबिक होता है। ठीक है, दूसरी बात ये 90%, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? तो ये देखिए डी, यानी कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिलेटेड बात थी। मतलब ऑक्सीजन के अनप्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस में नहीं, अब्सेंस में होती है। तो ये देखिए CBG जो है एक नवीकरणीय पर्यावरणीय अनुकूल गैसीय ईंधन है जो कि कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन से प्राप्त होती है। ठीक है, बायोमीथेन अथवा एनारोबिक हाइजेशन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। कार्बन स्रोत जो है अपशिष्ट पशु खाद्य अपशिष्ट, सीवेज और अपशिष्ट अन्य बायोमास सामग्री ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बैक्टीरिया द्वारा खंडित किया जाता है। ठीक, और उसके बाद बायोगैस के रूप में जो मीथेन 90% से अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड के अंश भी और नमी होती है। और उसके बाद जो है फिर जो है शुद्ध की गई मीथेन गैस को उच्च दाब में संपीड़ित जो है किया जाता है, इसलिए इसे संपीड़ित बायोगैस भी कहा जाता है। फिर है पार्थेनन मूर्तियों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये जो है ग्रीस संग्रहालय में रखी हुई, ठीक है, पार्थेनन मूर्तियाँ 30 से अधिक प्राचीन पत्थर की मूर्तियाँ संग्रहित हैं जो कि कला। तो इसमें देखिए पहला कथन ही सही बता रहे हैं, बाकी देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश संग्रहालय में रखी पार्थेनन मूर्तियाँ पत्थर की ग्रीस की 30 से अधिक प्राचीन मूर्तियाँ संग्रह हैं जो कि 2000 वर्ष से अधिक पुरानी है और मूल रूप से एथेंस में एक्रोपोलिस पहाड़ी पर पार्थेनन मंदिर की दीवारों और मैदानों को सजाने ये कलाकृतियाँ एथेंस के स्वर्ण युग के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। और मंदिर का जो है 432 ईसा पूर्व पूरा हुआ था और देवी एथेना को समर्पित और पार्थेनन सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व की प्रतीक हैं। फिर एक ग्रीन लीफ, ठीक है, वोलाटाइल मनुष्य के लिए अप्रिय गंध उत्पन्न करते हैं और ग्रीन लीफ वोलाटाइल से पौधों के लिए चेतावनी संकेत होते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं कि वैज्ञानिक ने एक मतलब खुलासा किया है कि पौधे अपने आसपास के पौधों के खतरे के संकेतों को कैसे समझते हैं और कैसे प्रक्रिया करते हैं। तो एक है सिंग्रेट एजेंट के रूप में ग्रीन लीफ जो है वोलेटाइल्स, ठीक है, नामक एक आप संचार का तरीका है जो ग्रीन लीफ से वोलेटाइल्स नामक वायु जनित रसायनों को उत्सर्जित कर महसूस करता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त होने पर पौधे उत्सर्जित GLB मनुष्यों के लिए ताज़ी कटी घास की सुगंध पैदा मतलब सुगंध जो है गंध पैदा करता है। ठीक है, उससे हालांकि पौधे के लिए गंध एक चेतावनी संकेत के रूप में कार्य करती है जो संभावित खतरे को देखती है। फिर आपका लास्ट है ये सिकल सेल से रिलेटेड। सिकल सेल जो है रोग एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो कि लाल रक्त कोशिका और ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन हीमोग्लोबिन की असामान्यता का विशेषता है। सिकल सेल रोग के कारण लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार धारण कर लेती हैं और जो कि वाहिकाओं के माध्यम से उनकी गति बाधित होती है। और सिकल सेल रोग जो थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन के कम रक्त के कारण गंभीर एनीमिया का अनुभव होता है और इसके लिए आजीवन रक्त संक्रमण की आवश्यकता होती है। तो यह आपका हो गया, देख लीजिए ये इस प्रकार से होता है। देखिए आपका प्रोटीन जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है हीमोग्लोबिन, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में अंतःस्रावी कारण धारण कर लेती हैं और गंभीर रक्त एनीमिया और स्ट्रोक आदि आ सकते हैं। और प्रतिवर्ष 30 से 40 हज़ार बच्चे सिकल सेल का जन्म लेते हैं, भारत में अनुमान था। और थैलीसीमिया सिकल सेल रोग के थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को कम हीमोग्लोबिन के स्तर के कारण होती है, ठीक है, एनीमिया का अनुभव करते हैं और लो संचय को प्रबंधित करने के लिए
आजीवन रक्तदान और कलेक्शन थेरेपी की आवश्यकता होती है। कारण क्या है? लक्षण जैसे थकान, पीलिया, सांस का तकलीफ और विकास में रुकावट, चेहरे की हड्डी में विकृति आदि। तो फ्रेंड्स, ये आपको कंप्लीट हो गया है और आप इसको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें अपना प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।